आगे चलते हैं लेसन नंबर थर्ड के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चनों की तरफ। अब देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। असर्शन, दो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मेटल येट देर इज नो करंट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगेगी तब तक वो एक डायरेक्शन में नहीं आएंगे। रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव इन रैंडम डायरेक्शन। दोनों बातें ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे, assertion, an electric bulb start glowing instantly as it is switched on। ठीक है, तो इतना हाँ ये बात ठीक है। assertion, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज, नहीं। इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बहुत हाई है। और वो कितनी हाई है, हमने एक एग्जांपल में करा था 10 की पावर 29 एनसीईआरटी के एग्जांपल में। आगे, assertion, the EMF of driver cell of potentiometer experiment should be greater than EMF of a cell। जो EMF है पोटेंशियोमीटर का वो ज़्यादा ही होना चाहिए उससे जिस सेल को आप डिटरमाइन कर रहे हो उससे। हाँ ये मैंने आपको बताया था। आगे, रीजन, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर शुड नॉट बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ सेल टू बी डिटरमाइंड। दोनों बातें ठीक है और एक दूसरे से कनेक्ट भी करती हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो असलियत में ये जो पोटेंशियोमीटर वायर 0 से 100 सेंटीमीटर है वो आपके पोटेंशियोमीटर की बैटरी को, जैसे 10 वोल्ट की है, यहाँ पर डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बैटरी का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है वो लेस देन होना चाहिए उस पोटेंशियल से जो मेन पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पोटेंशियल है, जिससे मैं उसको यहाँ यहाँ या यहाँ मेजर कर सकूं। आगे, क्वेश्चन नंबर 4, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ हाई रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं तो एक हाई रेजिस्टेंस, रीजन क्या है उसका, एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट मोर एक्यूरेटली देन द एमीटर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाई रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है जिससे हम गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर सके। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम फैटल शॉक। आगे, जिससे वो हीट करके खराब ना हो जाए। आगे, असर्शन क्या है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वॉट एंड 100 वॉट आर गिवन। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन series 50 watt bulb glow more but 100 watt bulb glow more। क्या मतलब है इस बात का, when connected in series 50 watt bulb glows more but when connected in parallel, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने पैरेलल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो कहता है अगर हम 50 वॉट और 100 वॉट के बल्ब को सीरीज में लगाए, ठीक है, सीरीज में लगाए तो 50 वॉट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में लगाए तो 100 वॉट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका रीज़न है रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में लगाएंगे तो जो दोनों के दोनों बल्ब हैं उनकी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो जो छोटा पावर वाला बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो उन दोनों की रेजिस्टेंस का इन्वर्स जुड़ेगा, तो जो ज़्यादा वो पावर वाला बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, असर्शन ठीक है। रीज़न, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बात भी ठीक है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो, इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान दो कि सीरीज में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ ये बात तो ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होते जाएंगे और एवरेज टाइम जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। टाउ बोलते हैं इस एवरेज टाइम को, और अगर एवरेज टाइम डिक्रीज होगा तो उनकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रीजन, एट इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
which act as the carrier of current increases result in more frequency। बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो एक्ट करेगी करंट को इंक्रीज करने में, जिससे उसकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असर्शन टू बल्ब ऑफ सेम वॉटेज, दोनों का जो वॉट है, पावर है, दोनों की सेम है। वन हैविंग कार्बन फिलामेंट, ठीक है, एंड अदर हैविंग मेटेलिक फिलामेंट। एक पे कार्बन की फिलामेंट है और एक पे मेटल की फिलामेंट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। मेटेलिक बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटर देन कार्बन फिलामेंट। अच्छा देखो, एक बात सुनो, अगर आप उनको सीरीज में लगा रहे हो तो वो ज्यादा ग्लो करेगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, इन सीरीज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, कार्बन की। तो ये रीजन तो गलत है। नहीं ठीक है, मेटलिक बल्ब विल ग्लो मोर, हाँ ठीक है, मेटलिक बल्ब ग्लो ज्यादा करेगा। आप पहली बात सुनो, मेटलिक बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस लो होती है और कार्बन के बल्ब की रेजिस्टेंस हाई होगी, तो कार्बन की वायर वाला रेजिस्टेंस वाला ज्यादा ग्लो करेगा। रीजन क्या है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर है। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है नहीं, पहली बात तो कार्बन एक इंसुलेटर है। दूसरी बात, इस रीजन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कार्बन एक इंसुलेटर है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, सेमीकंडक्टर नहीं है। दोनों बातें गलत है, असर्शन भी गलत है क्वेश्चन नंबर 7 की, और रीजन भी गलत है। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन प्रैक्टिकली अ वोल्ट मीटर विल मेजर वोल्टेज अक्रॉस अ बैटरी नॉट इट्स ईएमएफ। एक वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करता है, ये बात ठीक है। रीजन, ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। बातें दोनों ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, दो अलग बात है। असर्शन, ओम्स लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। ओम्स लॉ सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ये वाली बात ठीक नहीं है। ओम्स लॉ ना मानने वाले कई सारे कंडक्टर हैं, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर। ठीक है, रीजन, ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट शो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दोनों बातें गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये तो। असर्शन, पोटेंशियोमीटर वायर शुड हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सही। रीजन, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर द जॉकी इज जेंटली टच नॉट प्रेस हार्ड। हाँ, जिससे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खराब ना हो जाए। बातें तो दोनों ठीक है लेकिन ऊपर वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है, नीचे वाली बात अलग है, ऊपर वाली बात अलग है। ठीक है, तो ये तो हुए आपके ये 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 11 क्या कहता है, असर्शन द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन टाउ डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले करा था, बिल्कुल वही है। एट इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ, बिल्कुल ठीक, दोनों बातें ठीक है। असर्शन, चार्ज कैरीज डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन विद अ स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते एक्सेलरेशन से, वो एक कांस्टेंट स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो बार बार कोलाइड करते रहते हैं अपने आयन से या एटम से, जब वो ट्रांजिट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मतलब जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो बार बार अपने ही कैटायन से या पॉजिटिव आयन से या कर्नल से टकराते रहते हैं। रीजन पढ़ते हैं, चार्ज कैरियर अंडरगो कोलिजन विद आयन। दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। असर्शन, इफ वी बेंड एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, अगर मैं मोड़ दूं एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर को तो क्या वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, नहीं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेंड इन वायर रिमेन सेम, ये ठीक है, रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। assertion, the drift velocity of electron in an metallic wire decrease
व्हेन टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज, बिल्कुल ठीक। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है। रीजन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीज। कंडक्टिविटी से क्या लेना देना? हाँ बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, तो उसका इन्वर्स कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ये दोनों बातें ठीक है लेकिन रिलेट नहीं कर रही। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन दोनों ही अलॉय है, आर वाइडली यूज्ड इन स्टैंडर्ड रजिस्टर। हाँ, क्योंकि इन पे टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। रीजन, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन रेजिस्टेंस वैल्यू वुड चेंज वेरी लिटिल विथ चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है दोनों बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स all charges whether free or bound are considered to be at rest। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हाँ, वहाँ पे चार्ज सारे रेस्ट पे लिए जाते हैं। द चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूएंट आर इलेक्ट्रिक करंट। दोनों बातें ठीक है। कंडक्टिविटी अराइज फ्रॉम मोबाइल चार्ज। जो कंडक्टिविटी है वो मोबाइल चार्ज से आती है, चार्ज कैरियर से। बिल्कुल ठीक है। इन मेटल दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। विद फिक्स्ड पॉजिटिव आयन इन बैकग्राउंड। बिल्कुल ठीक है। दीज कैन बी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, अगर मैं आपसे बात करूं चार्ज कैरियर की, तो मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं पॉजिटिव होल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर के अंदर वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं आयंस। अगला क्वेश्चन, फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज कैरियर बढ़ता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। दिस इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिव देन एनी डिक्रीज इन टाउ। हाँ, ये बात भी ठीक है। सो दैट फॉर मच, ठीक है, तो वो रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। दोनों बातें ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगी और कंडक्टेंस बढ़ेगी। आगे चलते हैं। देखो ये क्या कहता है, when no electric field is applied across a conductor। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करी जाए कंडक्टर के, then consider the following। the electron will move due to thermal motion during which they collide with fixed ion। हाँ, थर्मल मोशन की वजह से वो मूव कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से मूव नहीं करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी अप्लाई होगी जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद एन आयन emerges with the same speed as before the collision, however the direction of its velocity after collision is completely random। हाँ, ये बात भी ठीक है। तीसरा, at a given temperature there is no preferential direction of for velocities of electron। अगर मैं ऊपर वाले टाइम उसके ले लूँ, at a given time there is no preferential direction of the velocities of the electron। हाँ, बात ठीक है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 ऑन द एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये बात भी ठीक है। जो एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे दूसरे डायरेक्शन को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल ठीक है। मेटल
हैव लो रेजिस्टिविटी 10⁻8 ओम पर मीटर, ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी भी, द मोस्ट इन द मोस्ट सब्सटेंस द कैरियर ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन इन सेम केस फॉर एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ये वाली बात गलत है। हाँ रुक जाओ, आयनिक क्रिस्टल, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये वाली बात भी ठीक है। तीनों बातें ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरी वाली बात में एक थोड़ी सी गलती है। इन ज़्यादातर सब्सटेंसेस में जो कैरियर्स होते हैं करंट के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब्सटेंसेस ना लिखकर उसको लिखना चाहिए था मेटल्स। बस एक बात गलत है और कोई खास बात गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लेसन नंबर 3 के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब ध्यान देते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन लेसन नंबर 4 के। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, असर्शन कह रही है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज जीरो। क्यों? देखो भैया, अगर मैं यहां से देखूं इस कॉइल की, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन की वजह से, राइट हैंड थंब रूल की वजह से इनवर्ड, और यहां से देखूं तो आउटवर्ड। तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों एक ही पॉइंट पे पड़ रहे हैं, इसलिए जीरो। अगर वायर ये इक्वल नहीं होती, छोटी बड़ी भी होती, तो वायर छोटी होने की वजह से करंट इक्वल बराबर नहीं जाता। यहाँ तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर वायर छोटी और बड़ी होती, जैसे ऐसे होती, यहाँ छोटी होती और यहाँ बड़ी होती, तो छोटी वायर का करंट कम होता, क्योंकि करंट ज़्यादा होता क्योंकि लेंथ कम है, और बड़ी वायर का करंट कम होता क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। तो भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आती। रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ सेमी सर्कल्स आर ऑपोजिट। दोनों चीज़ें ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Assertion, the voltage sensitivity may not necessarily increase on increasing current sensitivity। अच्छा, पहले तो ये देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या है, करंट सेंसिटिविटी बाय आर। ठीक है, करंट वो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर आप रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है सिर्फ इस पे, एन बी ए बाय के, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, और वायर की सस्पेंशन पे, या टॉर्शनल कांस्टेंट पे, या स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ठीक है, तो वो कहता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट बी नेसेसरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। हाँ, ये बात ठीक है। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉइल्स, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन, इफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल भारी होता है बस, परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ये बात ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे करता है तो उसके लिए मुझे वही आपको इक्वेशन खोल के देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने वो इक्वेशन आपको समझाई थी जब हमने केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखे थे। देखो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्यू वी बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से v बाय आर, जिसे हम ओमेगा कहते हैं, आता है क्यू बी बाय एम के इक्वल, और ये बन जाता है आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई/t, तो टाइम पीरियड निकल कर आता है आपका 2 पाई/m। देखो मास पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, बाय क्यू बी। तो मास डबल करोगे तो टाइम पीरियड भी डबल हो जाएगा। फिर दोबारा क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly with the same speed, the time period of revolution of alpha particle is double। ठीक है, रीजन, इन मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड
एट द एंड ऑफ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज हाफ। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो एंड्स पे हाफ होती है और बीच में यूनिफॉर्म होती है। याद रखो, एक लॉन्ग फॉर्म सोलेनॉइड में एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ होती है और बीच में यूनिफॉर्म होती है। रीजन, इफ द सोलेनॉइड इज sufficiently long, the field within it is uniform। ये बताया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों बातें ठीक हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। आगे, assertion, if an electron and proton enter a magnetic field with equal momentum, ठीक है, then the path of both of them will be equally curved। तो क्या लगता है, अगर मोमेंटम सेम हो तो पाथ दोनों का एक जैसा ही कर्व लेगा, ठीक है, इक्वली कर्व्ड होगा, यानी कि रेडियस की बात चल रही है यहाँ पर। तो अगर मैं अभी इस जो ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे उससे रेडियस निकालूं तो क्या आता है यहाँ से, तो रेडियस आता है आपका एम वी बाय क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का सेम है, प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉन का भी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा। बात ठीक कह रहा है वो, असर्शन ठीक है आपकी। If the electron and proton enter a magnetic field with equal momentum, then the paths of both of them will be equally curved. Reason, the magnitude of charge on an electron is same as on proton। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। ये बात अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की होती तो सेम नहीं होती क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन, assertion, the coils of spring come closer to each other when current is passed through it। एक स्प्रिंग के, एक सस्पेंशन के कॉइल नज़दीक आने लगते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब उनमें करंट पास किया जाता है तो उनके बीच में पैरेलल, ये देखो, ये करंट कैरिंग कॉइल है और पैरेलल करंट कैरिंग कॉइल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसलिए ये धीरे 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 एक दूसरे के नज़दीक आने लगती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, दो पैरेलल करंट कैरिंग कॉइल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इट इज़ बिकॉज द कॉइल्स ऑफ स्प्रिंग कैरिंग अ करंट इन सेम डायरेक्शन एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल कॉइल्स होगी, दोनों बातें ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। रेंज जो है वोल्ट मीटर की इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। हाँ जी, की जा सकती है। द रिक्वायर्ड रजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन का है, यहाँ कुछ मिसिंग है। चलो, असर्शन तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का रीजन मेरे को पूरा नहीं लग रहा है तो देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, an electron projected parallel to the direction of magnetic force will experience maximum force। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाएगा पैरेलल तो फोर्स जीरो लगेगी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बात गलत है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू ILB। नहीं, ये चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं होती, ये किसके लिए होती है, कंडक्टर के लिए। वो होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। एक चार्ज पार्टिकल के लिए ये होती है V क्रॉस बी और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये होती है। तो दोनों बातें गलत है। असर्शन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्क्वायर और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैविंग इक्वल एरिया प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो क्या टॉर्क शेप पे डिपेंड करता है, नहीं। तो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे सर्कुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप। दोनों बातें ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वेरी करती है
इनवर्सली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये बात ठीक है। एक इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक। हाँ, ये बात भी ठीक है, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसा किसने कहा था? मैंने बताया था आपको, एम्पेयर ने। अगर यहाँ पर देखे तो फुल, यहाँ देखे तो वो बढ़ती है, और आगे देखे तो वो और बढ़ती है, और उसके टुकड़े होते जाते हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, साइक्लोटोन एक ऐसी डिवाइस है, ये साइक्लोटोन वाले क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे, फिर भी सुन लो। डिवाइस है विच यूज टू एक्सेलरेट अ पॉजिटिव आयन। हाँ जी, साइक्लोटोन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। देखते हैं, ये रही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qv, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा 1/2π qb/m। तो ये नहीं डिपेंड कर रही वेलोसिटी पे। रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। आगे, इफ अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed, the time period of revolution। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट है बेटा इसमें। द आयन कैन नॉट मूव विद स्पीड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इन अ साइक्लोट्रॉन। हाँ, इसी की वजह से हमने कैसे साइक्लोट्रॉन बनाए थे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। एज द वेलोसिटी इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द आयन इंक्रीज। ये बात गलत है, ये ठीक है असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The magnetic field produced by a current-carrying solenoid is independent of its length and area of cross section। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक सोलेनॉइड की, वो किस पे डिपेंड करती है? म्यू नॉट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और लेंथ पे। आई पे, करंट पे, एरिया कहाँ से आ गया? करंट पे और लेंथ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो इंडिपेंडेंट है, लेंथ, हाँ लेंथ से भी इंडिपेंडेंट है। आप ले लोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। असर्शन ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ये बात, रीजन भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। आगे, असर्शन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटी, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स एक्सपीरियंस पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्या मास पे फर्क पड़ेगा? द मास ऑफ प्रोटॉन इज इतना। ठीक है, अब पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, वही फोर्स का जो भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, mv²/r। तो क्या मास पे डिपेंड करता है ये? हाँ जी करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। और यहाँ नीचे क्या भी रहा है कि मास जो है प्रोटॉन का वो 1837 टाइम ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आगे चलते हैं। If we increase the current sensitivity of galvanometer by increasing the number of turns, its voltage sensitivity also increases। हाँ, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, लेकिन एक बात और, वो रेजिस्टेंस पे भी इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो किसी फैक्टर की वजह से अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे रिलेट नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a charged particle move in a region of a perpendicular magnetic field, its velocity remain constant। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ लेता है, तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड, इट्स स्पीड, सॉरी मैंने वेलोसिटी पढ़ा, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी नहीं। स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड तो उसका कांस्टेंट रहता है सर्कुलर पाथ में, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है और वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, दोनों बातें ठीक है। When charged particles move in a region of magnetic field such that its velocity is at some acute angle with direction of field, its trajectory is helical। बिल्कुल सही। अगर acute angle का मतलब लेस देन 90 तो उसका पाथ हेलिकल हो जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से घुसता है, 90 डिग्री पे घुसता है तो सर्कुलर पाथ रहेगा, एक्यूट एंगल पे घुसता है तो हेलिकल हो जाएगा। ठीक है। Perpendicular component of velocity cause a rotating centripetal force and parallel component does not produce any force। नहीं, parallel component भी एक force produce करेंगे जो उसको आगे लेके जाएगा। ठीक है। Perpendicular component क्या पैदा करेगा? Centripetal force। और parallel component क्या पैदा करेगा? Translational force, जो उसको सीधा चलाएगा, जिसकी वजह से वो हेलिक्स बनाएगा। साइक्लोट्रॉन नहीं है कोर्स में अभी। Magnetic property of iron like material can be linked to intrinsic magnetic moment of electron। तो यहाँ जो वर्ड इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है ये है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। तो कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन जैसे मटेरियल की नहीं लिंक कर सकते हम उसकी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट से किसी एटम के, नहीं कर सकते हम। ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि कोई भी चार्ज हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एसोसिएट करता है एक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। और अगर हम बात करें उस मैग्नेटिक मोमेंट की तो वो एक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। वो बोहर मैग्नेट्रॉन डिनोट किया जाता है म्यू एल से। ठीक है। और वो म्यू एल होता है आपका फॉर्मूला उसका है, देखना पड़ेगा एक बारी। ई बाय 2 me इंटू एल। ठीक है। तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और एल एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो इसकी स्टेटमेंट तो गलत है। आगे, द इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। हाँ जी। इट डज नॉट स्पिन अराउंड एन एक्सिस। नहीं, वो स्पिन करता है अराउंड एन एक्सिस। ठीक है। और इट डज नॉट पोसेस एनी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, और वो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस करता है। दोनों बातें गलत है। तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 4 के असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं।